नमस्ते। मैं डॉक्टर अंजू पांडे हिंदी संगम कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। इसके पहले जो मैं वीडियो बनाई थी की और की को लेकर, उसे आप सबने बहुत पसंद किया था। उसके लिए मैं दिल से आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। आप सभी ने मुझे ये भी सुझाव दिया था कि मैम इसी तरह से आप एक समास पर वीडियो बनाइए, और आज की कक्षा जो कि मैं लेकर आई हूँ उसका मुख्य विषय समास है। यानी कि आज की कक्षा में मैं समास विषय पर चर्चा करूँगी। समास को समझना बहुत आसान है, उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये अवश्य ध्यान दीजिए कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा, क्योंकि बिना ध्यान लगाए कभी कोई काम होता नहीं है। अगर आप ध्यान लगाएंगे तो 5 या 10 मिनट के अंदर आप इस समास को समझ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि समास है क्या, इसके प्रकार क्या हैं, तथा ये एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि समास के प्रकार कितने हैं। तो बच्चों, समास के 6 प्रकार हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास। तो आपने देखा कि हमारे जो ये समास हैं या ये जो समास है, इसका 6 रूप है, इसके 6 प्रकार हैं। एक एक का नाम आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि ये समास, इसका अर्थ होता क्या है। तो अर्थ को जानते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नए शब्द बनते हैं उसे हम समास कहते हैं। यानी कि जब कभी भी दो शब्द मिलते हैं और वहां पर जो शब्द बनता है वो समास के रूप में आता है। जो शब्द बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये जानिए कि उसका पहला पद, मतलब उसका जो पहला शब्द होगा वो पूर्व पद कहलाएगा, और जो बाद वाला होगा वो उत्तर पद कहलाएगा। इसके पहले पद को पूर्व या प्रथम कहते हैं, या दूसरे पद को उत्तर शब्द, उत्तर या दूसरा पद कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। जो पहला पद है उसे पूर्व कहेंगे, और जो दूसरा पद है उसे हम उत्तर या दूसरा शब्द कहेंगे। इन दोनों के मेल से जो नया शब्द बनता है, यानी जब आप ये दो शब्दों को मिला देंगे और जो नया शब्द बनेगा उसे हम सामासिक पद कहते हैं। यहाँ पर सामासिक पद बनेगा। ध्यान देने योग्य ये बात है कि जहाँ पर आप मिलाएंगे वो सामासिक पद होगा, और जब आप उसे अलग करेंगे तो उसे हम समास विग्रह कहेंगे। समास का अर्थ है छोटा या संक्षेप करना, यानी कि जब कोई वाक्य को आप छोटा करते हैं तो वहां पर समास बनता है। समास का विलोम होता है व्यास। तो इस स्लाइड में आप समास के बारे में समझ गए होंगे, इसके अर्थ को जान लिया होगा, या पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, समासिक पद क्या है और समास विग्रह क्या है। ये 4 चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से मैं बोलती हूँ, फिर से दोहरा देती हूँ कि जब इसके पहले पद को, यानी जो पहला शब्द होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं, और जो दूसरा होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। जब हम इन दोनों शब्दों या दोनों पदों को मिलाते हैं तो वो समासिक पद बनता है, और जब इसको अलग कर देते हैं तो वो समास विग्रह हो जाता है। ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे विश्वास है। अब एक एक समास को हम अलग अलग देखेंगे, जैसे कि अव्ययी भाव समास। 6 प्रकार के समास हैं, लेकिन केवल यही एक समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है। पहला पद यानी कि पहला शब्द यहाँ पर प्रधान होगा। इस समास का पहला पद प्रधान होता है। इसका एक और गुण है, वह गुण ये है कि इसका पहला पद जो होगा वह या तो उपसर्ग होगा या तो अव्यय होगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक शब्द 2 बार भी आ सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, गली गली प्रत्येक गली, गांव गांव प्रत्येक गांव, बेकाम यहाँ पर उपसर्ग आ गया, काम के बिना, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, निडर यानी डर रहित। तो जिस समास का पहला पद उपसर्ग हो, अव्यय हो, वहां पर आपका अव्ययी भाव समास होगा, तथा एक शब्द जब 2 बार आए तो भी वहां पर आपका अव्ययी भाव समास ही होगा।
इसके बाद तत्पुरुष समास। इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और याद रखिए कि ये समास बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी परीक्षा हो, इस समास से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो इस समास का क्या होता है कि दूसरा पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर दूसरी विभक्ति से लेकर सातवीं विभक्ति तक के सभी चिन्ह, सभी निशान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है। जहाँ पर हमारे कारक चिन्ह दूसरी विभक्ति से लेकर सातवीं विभक्ति तक आते हैं, वो यहीं पर देखने को मिलते हैं। अब इसके उदाहरण आप देखिए, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे कि पाठशाला, पाठ के लिए शाला, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, राम भक्त, राम की भक्ति, राजपुरुष, राजा का पुरुष, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, कार्य कुशल, कार्य में कुशल, सुर रचित, सुर द्वारा रचित। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सभी विभक्ति चिन्ह आप देख सकते हैं, जैसे कि के, से, की, का, पर, में, सुर द्वारा रचित। तो यहाँ पर हमारे सभी कारक चिन्ह आए हैं और जिस समास में कारक चिन्ह आते हैं वहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष समास आप समझ लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अगला समास हमारा है कर्मधारय समास। इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। दोनों पदों के बीच विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। आपको पता होगा कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। तो जहाँ पर विशेषण और विशेष्य के संबंध को बताए जाते हैं वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। इतना ही नहीं, विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच है जो, के समान, रूपी या भांति आदि शब्द भी आते हैं। सबसे बड़ी बात और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यहाँ पर उपमेय या उपमान का संबंध भी बनता है। अब आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि ये उपमेय और उपमान क्या है, बताती हूँ, ध्यान दीजिए। जिसकी तुलना की जाए उपमेय और जिससे तुलना की जाए वह उपमान। तो समझ गए, उपमेय और उपमान। तो जहाँ पर तुलना किया जाए, जहाँ पर दूसरा पद प्रधान हो और जहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध बनता हो, वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होगा। जैसे कि इसके उदाहरण देख लीजिए। कमल नयन, कमल के समान नयन। ध्यान दीजिए, नयन की तुलना किससे की जा रही है? कमल से। तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास होगा। पीतांबर, पीला है जो अंबर। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है, मुख आना चाहिए था, मुख्य दे दिया है, तो आप इसे मुख यानी कि मुंह। घन श्याम, घन की भांति श्याम। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए यहाँ पर। सुबुद्धि, जहाँ दो शब्दों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होगा। इसके पहले मैं बताई थी कि अव्ययी भाव समास का पहला पद जो है वो उपसर्ग होता है। तो आप पूछ सकते हैं या आपके मन में ये डाउट आएगा कि मैम यहाँ पर सुबुद्धि, सु तो उपसर्ग है, फिर ये अव्ययी भाव समास क्यों नहीं है? नहीं, यहाँ पर अव्ययी भाव समास नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध है, यानी कि बुद्धि की हम विशेषता बता रहे हैं। तो जहाँ पर हम किसी चीज़ की या कोई बात की या किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं वहाँ पर हमारा कर्मधारय समास होगा, वहाँ पर अपना अव्ययी भाव समास नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि जब कभी आप किसी की विशेषता बताएंगे तो वहाँ पर आप कर्मधारय समास ही लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि कर्मधारय समास आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा द्विगु समास। बहुत आसान है। इस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, यानी जिस समास में आपको पहले पद के रूप में संख्याएं दिखें, नंबर दिखे, वहाँ पर आप ये समझिएगा कि ये द्विगु समास है। जैसे कि, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर समूह या समाहार शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। जो सामान्य अर्थ देता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं, यानी कि जो यहाँ पर समास का जो अर्थ होगा वो सामान्य होगा। पहले तो इसका पहला पद संख्यावाचक होगा और दूसरा ये सामान्य अर्थ देगा। तीसरा, उस शब्द के माध्यम से समूह या समाहार जैसे ग्रुप का आपको बोध कराया जाएगा या पता चलेगा, किसी ग्रुप के बारे में आपको पता चलेगा। अब उदाहरण देखते हैं।
चौमासा, ध्यान दीजिए, चौ यानी 4 मासों का समाहार। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। दोपहर, दोपहर का समाहार। पंचतंत्र, पंचतंत्र का समाहार। ध्यान दीजिए, चौ, त्रि, दो, पंच, ये क्या है? नंबर ही तो है। जैसे चौ यानी 4, त्रि यानी 3, दो यानी 2 और पंच यानी कि 5। तो जिस समास में पहला पद संख्या को बताए वहां पर आपका द्विगु समास होगा। आगे बढ़ते हैं, द्वंद्व समास। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में अधिकतर योजक चिन्ह मिलता है। योजक चिन्ह होने पर वह प्रधान नहीं होगा, मुख्यतः एक दूसरे के विपरीतार्थक होते हैं। योजक चिन्ह तो लगेगा, लेकिन वो दोनों शब्द जो हैं विलोम के रूप में लिए जाएंगे, विपरीतार्थक अर्थ देंगे। अलग करने पर अथवा, एवं, या लगा होता है, जैसे कि गंगा यमुना, गंगा और यमुना। हानि लाभ, हानि और लाभ। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। रुपया पैसा। तो इस तरह से जहां पर ये आएगा वो द्वंद्व समास होगा। अगला समास है हमारा, नहीं बस ये समास हमारे यहाँ पे खत्म हुआ। उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।